Hello student, myself Abhishek Kumar Gupta and I am Senior Assistant Professor in Electrical and Electronics Engineering Department, ABS Engineering College. आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये टॉपिक उठाया था, लेकिन एक टॉपिक हमारा बचा हुआ था, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी इन डीसी मशीन। तो वो टॉपिक हमने कवर किया था। क्लियर। इस टॉपिक को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, यानी जो जो मेथड्स यूज करते हैं हम, जो जो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं टू इवेलुएट द एफिशिएंसी ऑफ अ डीसी मशीन, हम क्या क्या टेस्ट परफॉर्म करते हैं उस पर बात करेंगे। फिर उसके बाद हम जो आपके सिलेबस में है, आपके सिलेबस में बेसिकली दो टेस्ट हैं, यानी दो मेथड्स हैं, उनमें हम फोकस करेंगे। एक आपका होता है डायरेक्ट मेथड। क्लियर। ये तीन तरह के मेथड परफॉर्म किए जाते हैं फॉर टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन: डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, and third one is the regenerative method. क्लियर। ठीक है, तो ये तीन मेथड्स हम यूज करते हैं, ठीक, टू टेस्ट द डीसी मशीन। डायरेक्ट मेथड आप ऑलरेडी लेबोरेटरी में करते हैं, जो आपको पुली एक प्रोवाइड करते हैं हम, और उस पुली को हम कसते हैं, यानी बेल्ट से हम एक टेंशन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से स्पीड, पहले आपका रोटर क्या होता है, फ्रीली रोटेट करता रहता है नो लोड कंडीशन में। फिर उसके बाद वो आप जैसे जैसे पुली को कसते जाएंगे उस पर टेंशन बढ़ता जाएगा और फाइनली उस रोटर को ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक रोटर टेस्ट वगैरह ये सारी चीज आप देख चुके हैं, तो वही डायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड की बात करें तो इसको हम स्विनबर्न्स टेस्ट भी बोलते हैं या स्विनबर्न्स मेथड भी बोलते हैं। क्लियर। ठीक है। और रीजनरेटिव मेथड को हम बोलते हैं हॉपकिंसंस मेथड। और यही दो मेथड्स आपके सिलेबस में है, तो इन्हीं दो मेथड पे हम फोकस करेंगे और एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्विनबर्न्स मेथड की। क्लियर। सबसे पहले हम उठाते हैं यहाँ पे स्विनबर्न मेथड। स्विनबर्न्स मेथड। क्लियर। ये जो मेथड होता है ये बेसिकली एक नो लोड टेस्ट होता है। क्लियर। इट इज अ नो लोड टेस्ट, यानी आप जो भी परफॉर्मेंस करेंगे, जो भी आप मोटर को रन कराएंगे वो नो लोड कंडीशन में रन कराएंगे। और दूसरी चीज, एट नो लोड कंडीशन, नो लोड कंडीशन पे आपका जो मशीन है, जो भी डीसी मशीन है, डीसी मशीन रन्स एट डीसी शंट मोटर। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग कि आपका भले मशीन जनरेटर हो या मोटर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर डीसी मशीन कोई भी है, मोटर भी हो जनरेटर भी हो, ठीक है, दोनों केस में आप नो लोड कंडीशन में उसे एज अ डीसी शंट मोटर रन कराएंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस नो लोड कंडीशन की वजह से हम ये टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते किस पे, डीसी सीरीज मोटर पे। कैन नॉट परफॉर्म फॉर डीसी सीरीज मशीन। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग कि नो लोड टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, इसीलिए हम इसको डीसी सीरीज मशीन पे परफॉर्म नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का मतलब क्या हो गया कि डीसी मशीन कोई भी हो, जनरेटर हो या मोटर हो, आप क्या करेंगे, उस डीसी मशीन को एज अ डीसी शंट मोटर रन कराएंगे किस पे, एट रेटेड आर्मेचर वोल्टेज या रेटेड टर्मिनल वोल्टेज और रेटेड स्पीड। यानी हम जब टेस्ट को परफॉर्म करेंगे तो हमें ये दो चीजें ध्यान रखनी है कि हमें रेटेड टर्मिनल वोल्टेज अप्लाई करना है और रेटेड स्पीड, आपका जो शाफ्ट फ्रीली रोटेट कर रहा है नो लोड कंडीशन में, वो रेटेड स्पीड पे रोटेट करना चाहिए। क्लियर। थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं इसका तो और क्लियर होगा। ठीक, ये तो आपने समझ लिया होगा कि कैन नॉट परफॉर्म फॉर द डीसी सीरीज मोटर ड्यू टू द नो लोड टेस्ट परफॉर्मेंस। अगर हम बात करें यहाँ पे तो सिंपली एज अ मोटर हमें रन कराना है, ये हमारा आर्मेचर हो गया। क्लियर। आर्मेचर है। और एक चीज ध्यान रखें, कभी भी हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो टेस्ट परफॉर्म करने का मतलब क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट यूज करके उसका मेजरमेंट लेना। तो आर्मेचर की सीरीज में हम क्या लगाएंगे, एक मीटर।
ठीक, यहाँ पे हम एक रियोस्टेट यूज करते हैं फील्ड को वेरी कराने के लिए। फील्ड के सीरीज में भी क्या लगाएंगे, अमीटर जो फील्ड का एंड को बताएगा, और ये हमारा फील्ड वाइंडिंग, यानी ये हमारा आर्मेचर हो गया, ये हमारा फील्ड वाइंडिंग, ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज VT, ठीक है, जो रेटेड टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगा। हमने मान लिया कि इस कंडीशन में जो अमीटर रीडिंग दे रहा है वो IA0 दे रहा है, और जो फील्ड के सीरीज में मीटर लगा हुआ है वो जो रीडिंग दे रहा है वो IF दे रहा है। लॉजिक क्लियर है? ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपली नो लोड कंडीशन में डीसी मशीन को एज ए डीसी शंट मोटर रन कराया, और किस पे रन कराया, एट रेटेड टर्मिनल वोल्टेज एंड रेटेड स्पीड पे। क्लियर? तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब थोड़ा सा मैथमेटिकल मॉडल की तरफ बढ़ेंगे कि मैथमेटिकली आखिर में जो चीज हम निकालते हैं, ये तो क्लियर हो गया होगा कि इससे हम क्या निकालेंगे, इससे हम क्या निकालेंगे, टू इवैल्यूएट, ये जो टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं किस लिए परफॉर्म कर रहे हैं, टू इवैल्यूएट नो लोड लॉसेस। अभी हम देखेंगे नो लोड लॉसेस क्या क्या निकल के आते हैं। क्लियर? ठीक है, तो जरा देखें हम, अगर हम यहां पे आर्मेचर की बात करें तो पावर एब्जॉर्ब बाय आर्मेचर क्या हो जाएगा, पावर एब्जॉर्ब बाय आर्मेचर। तो साफ दिख रहा है आपको कि आर्मेचर के क्रॉस वोल्टेज कितना है, VT है, और आर्मेचर में फ्लो होने वाला करंट कितना है, IA0 है। तो पावर एब्जॉर्ब कितना हो जाएगा, VT इंटू IA0 के बराबर हो जाना है। क्लियर है चीज? ठीक है, तो जब पावर ये आर्मेचर एब्जॉर्ब कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसके नो लोड रोटेशनल लॉसेस भी होंगे, और साथ साथ कॉपर लॉस होगा, क्योंकि आर्मेचर रेजिस्टेंस तो कुछ होना ही होना है इसका। यानी इस जो पावर जितना ये एब्जॉर्ब कर रहा है पावर एट नो लोड कंडीशन में VT इंटू IA0, ये किससे किसके बराबर होगा, एक तो नो लोड रोटेशनल लॉसेस के बराबर जो W0 के बराबर होता है। क्लियर? प्लस IA0 करंट फ्लो हो रहा है, तो इस IA0 करंट की वजह से आर्मेचर में जितना लॉस हो रहा हो वो, यानी आप इस कैलकुलेशन से क्या निकाल सकते हैं, W0 इक्वल टू VT इंटू IA0 माइनस IA0 स्क्वायर इंटू RA। यानी आपने यहां से क्या वैल्यू निकाल ली, आपने यहां से नो लोड रोटेशनल लॉस कैलकुलेट कर लिया। आपने यहां से क्या निकाल लिया, नो लोड रोटेशनल लॉस निकाल लिया, क्योंकि I0 की वैल्यू आपको पता है, इंस्ट्रूमेंट ने आपको रीडिंग दे दी है। ठीक है, फील्ड ओमिक लॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, फील्ड ओमिक लॉस की वैल्यू क्या होगी, फील्ड के क्रॉस वोल्टेज क्या है, टर्मिनल वोल्टेज के बराबर, रेटेड वोल्टेज के बराबर VT, और करंट कितना फ्लो हो रहा है IF, तो फील्ड ओमिक लॉस क्या हो जाएगा, VT इंटू IF। यही दोनों जो लॉस होते हैं W0 और VT IF, दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, क्योंकि रेटेड टर्मिनल वोल्टेज पे डिपेंड करता है। और ये आपका, हमने ये टेस्ट परफॉर्म करके नो लोड रोटेशनल लॉसेस निकाल दिया, जो ऑलरेडी हमने बताया था कि वो कांस्टेंट होता है। क्लियर? तो आपने क्या देखा, ये जो दोनों लॉसेस दे रहे हैं, ये दोनों लॉसेस क्या है, नो लोड लॉसेस है। यानी आपने W0 और VT IF की वैल्यू किससे किससे गेन किया है, बाय परफॉर्मिंग नो लोड टेस्ट विच इज कॉल्ड एज स्विनबर्न्स मेथड। तो आपने यहां पे क्या क्या निकाल लिया, फील्ड ओमिक लॉस निकाल लिया, W0 निकाल लिया है। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, अगर हम इस मेथड की बात करें, ये तो क्लियर हो गया कि नो लोड लॉसेस हमें क्या मिल गया, टोटल इन दोनों की वजह से हमें नो लोड लॉसेस मिल गए। लेकिन हमें क्या निकालना है, किसी पर्टिकुलर लोड पे एट एनी लोड हमें क्या निकालना होता है, एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी होती है ना, हमें नीटा की वैल्यू निकालनी होती है किसी पर्टिकुलर लोड पे। तो पहले एक स्टेप में क्या करेंगे, इसको मिटाता हूं मैं। तो स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 होगा बाय स्विनबर्न्स मेथड। आपने क्या किया, कैलकुलेट नो लोड लॉसेस, जो मैंने बताया क्या क्या होता है, ये हमने निकाल लिया। क्लियर? ठीक है, स्विनबर्न्स मेथड यूज करके हमने नो लोड लॉसेस कैलकुलेट कर लिए। ठीक, स्टेप 2 क्या हो जाएगा, स्टेप 2 ऑब्वियस सी बात है कि एट एनी लोड हम क्या करेंगे, एट एनी लोड नो लोड लॉसेस हमें मिल गया, तो एट एनी लोड हम क्या निकाल लेंगे, कॉपर लॉस कैलकुलेट कर लेंगे। किसी भी लोड पे हमें करंट मिल जाएगा, तो हम कॉपर लॉस कैलकुलेट कर लेंगे, और इससे हमें कॉपर लॉस
मिल जाएगा। यानी जो आर्मेचर सर्किट का लॉस है वो पर्टिकुलर लोड पे डिपेंड करता है कि हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आप यहां पर लिख सकते हैं कैलकुलेट कॉपर लॉसेस। यानी अगर हम बात करें एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी ऑफ जनरेटर ये क्या हो जाएगा, नीटा जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। क्या बताया था मैंने, 1 माइनस लॉसेस अपॉन इनपुट। क्लियर, ठीक है। और इनपुट की वैल्यू क्या होती है, आउटपुट प्लस लॉसेस के बराबर होता है। तो अगर आपका मशीन एज अ जनरेटर वर्क कर रहा है, तो जनरेटर वर्क करने का मतलब क्या हो गया, देखो ये नो लोड टेस्ट था, इसको हम भूल जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये एज ए जनरेटर वर्क कर रहा है। जनरेटर वर्क करने का मतलब क्या हो गया, लोड करंट टर्मिनल की तरफ आएगा, यहाँ पे करंट आईए होगा और ये करंट आईएफ के बराबर है। क्लियर, तो आईए अगर हम यहाँ पे केसीएल लगाते हैं तो आईए की वैल्यू क्या आ जाती है, आईएल प्लस आईएफ के बराबर। क्लियर, या आईएल की वैल्यू क्या आ जाएगी, आईए माइनस आईएफ के बराबर। ठीक है, कॉपर लॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, पीसीयू। आपके जो कॉपर लॉस है वो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर ए के बराबर। क्लियर, ये सब हम केसीएल वगैरह लगा के केवीएल लगा के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी आपने यहां से क्या किया कि लोड करंट की वैल्यू आर्मेचर करंट माइनस फील्ड करंट हो गई, आपने वो भी निकाल लिया। तो नीटा जी की वैल्यू क्या आ जाती है, आउटपुट अपॉन इनपुट, हमने ये भी पढ़ रखा है। तो आउटपुट की वैल्यू क्या आ जाएगी, या फिर हम यहीं से देख लेते हैं 1 माइनस लॉसेस। लॉसेस क्या क्या है आपके, लॉसेस क्या क्या है, एक आई स्क्वायर आर ए लॉस जो कि कॉपर लॉस के बराबर है, प्लस ओमिक लॉस जो क्या है वीटी आईएफ के बराबर है, प्लस और कौन सा लॉस था, प्लस डब्ल्यू नॉट नो लोड रोटेशनल लॉसेस अपॉन इनपुट। इनपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी आउटपुट। पी आउटपुट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज वीटी है और करंट कितना है, आईएल है। तो पी आउटपुट कितना हो गया, वीटी प्लस आईएल, और लॉसेस क्या क्या हो जाएंगे, आई स्क्वायर आर ए प्लस फील्ड ओमिक लॉस वीटी आईएफ प्लस डब्ल्यू नॉट। यानी आप इनपुट को लिख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट प्लस लॉसेस। क्लियर, तो हम इस तरह से क्या निकाल सकते हैं, जनरेटर की एफिशिएंसी। तो जनरेटर की एफिशिएंसी में बस हमें ये चीज ध्यान रखना होता है कि करंट का फ्लो कैसे हो रहा है। क्लियर, ये चीज क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करेंगे मोटर की एफिशिएंसी की। तो मोटर की एफिशिएंसी देखते हैं क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ मोटर। अगर मोटर की एफिशिएंसी की बात करें यानी नीटा एम, वो भी क्या होगा 1 माइनस लॉसेस अपॉन इनपुट, इनपुट पावर। क्लियर, मोटर केस में क्या हो जाएगा, करंट का फ्लो जस्ट अपोजिट हो जाना आर्मेचर में और इसमें। क्लियर, क्योंकि इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर होगा और आउटपुट आपको मैकेनिकल पावर मिलेगा। अगर आप केसीएल लगाएंगे यहां पे तो आईए की वैल्यू क्या आ जाएगी, आईएल माइनस आईएफ के बराबर, या आईएल इक्वल टू क्या आ जाएगा, आईए प्लस आईएफ के बराबर। क्लियर, ठीक है। तो हम आईए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे यहां से। फिर से हमें कॉपर लॉस क्या मिल जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर ए के बराबर, ये चेंज नहीं होना है। करंट बस यहां से करंट देखो, वहां पे करंट क्या था, आईए की वैल्यू आईएल प्लस आईएफ के बराबर थी, यहां पे करंट आईएल माइनस आईएफ के बराबर हो रहा है। तो आपको समझ में आना चाहिए करंट की वैल्यू चेंज हो गई, क्योंकि डायरेक्शन आपका चेंज हो रहा है, क्योंकि मोटर अलग चीज हो गई, जनरेटर अलग चीज हो गया। तो नीटा एम की वैल्यू, अगर हम पी इनपुट की बात करें यहाँ पे, पी इनपुट क्या हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज इनपुट है, करंट आईएल है, तो वीटी इंटू आईएल क्या हो जाएगा, इनपुट पावर। तो नीटा एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस लॉसेस, लॉसेस क्या क्या है, आई स्क्वायर आर ए प्लस वीटी आईएफ फील्ड ओमिक लॉस प्लस नो लोड रोटेशनल लॉसेस अपॉन वीटी इंटू आईएल, क्योंकि इनपुट पावर क्या है यहाँ पे, वीटी इंटू आईएल। तो इस तरीके से हम स्विनबर्न्स मेथड यूज करके नो लोड लॉसेस को यानी इन दोनों लॉस को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद किसी पर्टिकुलर लोड पे कॉपर लॉस निकालते हैं, आई स्क्वायर आर ए लॉस, और हम एफिशिएंसी दोनों मशीन की मतलब जनरेटर की एज वेल एज मोटर की कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, स्विनबर्न्स मेथड। अगर हम यहाँ पे बात करें एडवांटेजेस की, तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं यहाँ पे, अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो क्या क्या एडवांटेजेस है। अगर हम यहाँ पे एडवांटेज की बात करें तो बेसिकली सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि जो भी ये मेथड हम नो लोड टेस्ट पे परफॉर्म कर रहे हैं, यानी रिक्वायरमेंट क्या है, केवल नो लोड लॉस को कैलकुलेट करना।
नो लोड लॉस को कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट है, तो उतना ही पावर, उतना ही सफिशिएंट पावर वो एब्जॉर्ब करता है। पहली चीज ये क्लियर, नो लोड के अकॉर्डिंग ही पावर वो एब्जॉर्ब करता है। तो आपका मशीन चाहे छोटे साइज का हो चाहे बहुत ही लार्ज साइज का हो, क्योंकि पावर की रिक्वायरमेंट काफी कम है, वो नो लोड लॉस के इक्विवेलेंट है। तो पहला सबसे बड़ा एडवांटेज यही हो जाएगा कि किसी भी टाइप के मशीन के लिए फ्रॉम वेरी स्मॉल टू वेरी लार्ज इट एब्जॉर्ब वेरी लेस पावर, ठीक है, तो काफी एफिशिएंट तरीके से ये वर्क करता है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज क्या हो जाएगी आपकी कि एफिशिएंसी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, किसी भी पर्टिकुलर लोड पे आप एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला एडवांटेज, पावर एब्जॉर्ब बाय द सर्किट इज वेरी लेस ड्यू टू द ओनली नो लोड लॉसेस रिक्वायरमेंट। दूसरा एडवांटेज, किसी पर्टिकुलर एफिशिएंसी पे आप, किसी पर्टिकुलर लोड पे आप इसकी एफिशिएंसी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो डिसएडवांटेज, जो मेजर डिसएडवांटेज है इसका, वो ये है कि स्टे लोड लॉस को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। पहला डिसएडवांटेज तो यही है। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि हम रेटेड कंडीशन में स्टेज को परफॉर्म नहीं कर सकते, आपको ये रियल टाइम डेटा नहीं देगा। क्लियर, आपको ये थ्योरेटिकल डेटा देगा, लेकिन ये एक रियल टाइम डेटा आपको नहीं देगा कि आप रेटेड लोड पे आप इसको परफॉर्म कर जाए, रेटेड लोड पे आपका कितना टेम्परेचर राइज हो रहा है वो चीज आपको मिल जाए। स्टे लोड लॉस इंक्लूड होगा कि नहीं होगा वो चीज आपको मिल जाए, तो ये चीज नहीं मिलेगी। तो ये दोनों डिसएडवांटेज है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हॉकिंसन मेथड की। तो दूसरे मेथड की हम बात करते हैं, हॉकिंसन मेथड। तो मेरे ख्याल से आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज क्लियर हुआ होगा। बेसिकली बस यही दो एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। हॉकिंसंस मेथड, और इसको इनडायरेक्ट मेथड क्यों कह रहे थे? इनडायरेक्ट मेथड इसलिए कह रहे थे उसको कि उसको मतलब आपका स्विनबर्न्स मेथड जो था उसको इनडायरेक्ट मेथड इसलिए कह रहे थे कि पहले आप इनडायरेक्टली नो लोड लॉस निकाल रहे थे, फिर डायरेक्टली लोड को इंक्लूड करके आप लोड पे कॉपर लॉस निकाल रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हॉकिंसन मेथड। क्लियर, हॉकिंसन मेथड में क्या होता है कि इसमें हम, इसको हम रिजनरेटिव मेथड भी कहते हैं, अभी देखें क्यों कहते हैं। इसमें हम दो आइडेंटिकल मशीन यूज करते हैं। मैं डायग्राम बना देता हूं, उसके बाद इजीली समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो मीटर, रियोस्टेट, फील्ड वाइंडिंग, ये आपका मोटर का आर्मेचर, यहां भी हम एक सीरीज में मीटर लगाएंगे, ये एक मशीन हो गया। दूसरा मशीन हम यूज करेंगे, यहाँ पे हम एक स्विच लगाएंगे, एक वोल्टमीटर यहाँ पे हम लगाते हैं, यहाँ भी हम मीटर यूज करेंगे। दूसरा मशीन, और यहाँ से हम इसके फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट करेंगे। तो ये आपका मशीन 1, इसके लिए EA1, और ये आपका मशीन 2 EA2। क्लियर, ठीक है। ये आपका स्विच S, ठीक। तो हॉकिंसन मेथड में पहला काम हम यही करते हैं कि वी चूज टू आइडेंटिकल मशीन, आइडेंटिकल।
आइडेंटिकल मशीन का मतलब ये हो गया कि ये इलेक्ट्रिकली भी आइडेंटिकल होगा और मैकेनिकली भी आइडेंटिकल होगा। इलेक्ट्रिकली आइडेंटिकल एंड मैकेनिकली भी ये क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। ठीक है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकली आइडेंटिकल की, क्लियर, अगर हम इलेक्ट्रिकली आइडेंटिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकली आइडेंटिकल का मतलब क्या हो गया कि जो आपका जनरेटर होगा, इलेक्ट्रिकली आइडेंटिकल का मतलब मैं बता रहा हूं, जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है यानी इलेक्ट्रिकल आउटपुट देता है। मोटर को रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रिकल इनपुट की। तो अगर जो जनरेटर एज ए जनरेटर वर्क कर रहा है, वो इलेक्ट्रिकल आउटपुट जो दे रहा है वो मोटर के लिए एज ए इनपुट वर्क कर रहा है, तो वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली आइडेंटिकल। यानी आउटपुट ऑफ जनरेटर इक्वल टू इनपुट ऑफ मोटर। क्लियर। तो जो इसमें जनरेटर की तरह बिहेव करेगा उसका आउटपुट मोटर के लिए क्या होना चाहिए, इनपुट होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली आइडेंटिकल। मैकेनिकली आइडेंटिकल की अगर हम बात करें, मैकेनिकली आइडेंटिकल का मतलब ये हो गया कि ये जो शाफ्ट होता है ये एक ही शाफ्ट से अटैच होते हैं, एक कॉमन शाफ्ट से इसका रोटर अटैच हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो गए, ये E2 मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे और ये E1 मान लेते हैं। क्लियर। जब कॉमन शाफ्ट से अटैच हो गए तो कॉमन शाफ्ट से अटैच होने का मतलब क्या हो गया, दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, सेम स्पीड होगा। दोनों की रोटर की स्पीड क्या होगी, सेम होगी। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मोटर का मैकेनिकल आउटपुट होगा वो रोड जनरेटर के लिए इनपुट हो जाएगा। यानी आउटपुट ऑफ मोटर इक्वल टू इनपुट ऑफ जनरेटर। और ये तभी पॉसिबल है जब स्पीड क्या हो जाए, मैकेनिकली कपल्ड, मतलब स्पीड सेम हो जाए। जब शाफ्ट सेम है तो ऑब्वियस बात है दोनों के रोटर की स्पीड क्या होगी, सेम ही होगी। तो मेरे ख्याल से आपको इलेक्ट्रिकली आइडेंटिकल और मैकेनिकली आइडेंटिकल क्लियर हुआ होगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे दो मशीन चूज करते हैं जो कि इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली आइडेंटिकल होते हैं। जो दो मशीन हमने चूज किया हुआ है वो जो मशीन है एक मोटर की तरह बिहेव करता है और दूसरा क्या होता है, जनरेटर की तरह बिहेव करता है। अभी हम देखें क्यों करते हैं, उसके पीछे भी रीजन है। ठीक है। वन रन्स एज मोटर और अनदर वन रन्स एज जनरेटर। क्लियर। एक मशीन आपका मोटर की तरह रन करेगा तो दूसरा मशीन क्या होगा, एक जनरेटर की तरह रन करेगा। क्लियर। ठीक है। प्रोसेस क्या होता है अब वो समझने की कोशिश करते हैं, कैसे हम ये प्रोसेस फुलफिल करते हैं। यहाँ पे ये टर्मिनल वोल्टेज है VT, करंट I। क्लियर। ये करंट मान लिया ये I1 है और ये करंट मान लिया हमने I2। क्लियर। आर्मेचर करंट माना है तो IA1 और IA2 मान लेते हैं। ठीक। आप कुछ भी मान के चल सकते हैं। यहाँ पे अगर IA1 और IA2 की बजाय आपको I1 और I2 मानना है तो भी मान सकते हैं। ये आर्मेचर करंट ही है। अभी हम देखेंगे करंट का डायरेक्शन ऐसे क्यों मिल रहा है। क्लियर। ठीक है। तो यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज हो गया, करंट I हो गया, ये आपका स्टार्टर, ये 3 पॉइंट स्टार्टर है। लाइन से आपका मेन टर्मिनल जुड़ा हुआ है, फील्ड से फील्ड वाइंडिंग जुड़ी हुई है, आर्मेचर से आर्मेचर जुड़ा हुआ है। क्लियर। तो प्रोसेस की शुरुआत करते हैं कि कैसे ये आपका हॉकिंसन मेथड स्टार्ट होता है। क्लियर। तो देखते हैं कैसे स्टार्ट होता है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, मशीन 1, ये आपका मशीन 1 है और ये आपका ये मशीन 2 है। तो मशीन 1 रन्स एज मोटर। मशीन 1 को हम एक मोटर की तरह रन कराएंगे। क्लियर। यानी हमने उसको एनर्जाइज किया और मोटर की तरह रन कराते कराते हम तब तक उसको मोटर की तरह रन कराते रहेंगे जब तक वो व्हेन टिल, कब तक रन कराएंगे, व्हेन इट रन्स एज रेटेड स्पीड, जब तक वो रेटेड स्पीड पे रन करना शुरू ना कर दे। लेकिन ध्यान रखना उस समय कि स्विच
जो स्विच एस है, स्विच एस मस्ट बी ओपन। क्लियर? यानी मशीन 2 का भी रोल नहीं आया है, आपने मशीन 1 को रन कराया, आपने फील्ड एक्साइटेशन प्रोवाइड किया, फील्ड एक्साइटेशन आप चेंज करते जा रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रही है, रोटर की स्पीड चेंज होती जा रही है और फाइनली रोटर की स्पीड क्या हो गई, रेटेड स्पीड के बराबर हो गई। तो उस कंडीशन में आपने इसको रेटेड स्पीड पर रन करा लिया, आपको ये चीज मिल गया कि हाँ ये मोटर है, मोटर रेटेड स्पीड पर रन करने लगा है, स्विच एस अभी भी क्लोज रहना चाहिए। क्लियर? ठीक है। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट फेज में क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट फेज में ये हो जाएगा कि अब क्या है, यहां पे मेरी बात ध्यान सुना, अभी स्विच एस की बात नहीं करते हैं, ये रोटर जो आपका मशीन 1 था एज अ मोटर वर्क कर रहा था, इसका रोटर क्या हो गया, रेटेड स्पीड पे रन करने लगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या करेगा, जनरेटर को एक इनपुट प्रोवाइड कर देगा, जनरेटर भी क्या हो जाएगा, रेटेड स्पीड पे मैकेनिकल इनपुट इसको मिल जाएगी, जब मैकेनिकल इनपुट मिल जाएगी यानी ये रन करना स्टार्ट कर देगा, रन करना स्टार्ट कर देगा। तो उस कंडीशन में हम इसके फील्ड वाइंडिंग को के रियोस्टेट को चेंज करते हैं और IF2, ये हमने मान लिया कि ये करंट IF1 है और ये करंट हमारा IF2 है। क्लियर? ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि IF2 को हम चेंज करते जाएंगे, फील्ड एक्साइटेशन हम चेंज करेंगे, यानी IF2 की वैल्यू को अब हम, मोटा काम हो गया, हमने IF1 हमने एक्साइटेशन प्रोवाइड कर दी। क्लियर? तो आपको रेटेड स्पीड मिल गया है, अब हम जनरेटर पे आ रहे हैं, ये जनरेटिंग मोड में कैसे जाएगा। क्लियर? इनपुट मैकेनिकल मिल चुका है, लेकिन आप IF2 को चेंज करते जाएंगे और चेंज तब तक करेंगे। क्लियर? हमें IF2 को चेंज करना है, यानी हमें IF2 को वैरी कराना है, तब तक कराना है टिल व्हेन वोल्टमीटर अक्रॉस स्विच एस, जो आपका स्विच एस है, ठीक है, उसके अक्रॉस हमने एक वोल्टमीटर लगा रखा है, उसकी वैल्यू 0 ना हो जाए। यानी इसका मतलब क्या हो जाए, स्विच एस मस्ट बी क्लोज्ड। यानी आपको इसके फील्ड को ऐसे वैरी कराना है कि क्या हो जाए, स्विच एस क्लोज होने का मतलब क्या हो गया, वोल्टमीटर की रीडिंग ऑब्वियस सी बात है 0 आ गई, मतलब क्या हो गया, स्विच एस क्लोज हो गया। यानी स्विच एस क्लोज होने का मतलब क्या हो गया, ये क्लोज हो गया, तो ये दोनों टर्मिनल क्या हो गए, सेम पोटेंशियल पे आ गए। क्लियर? तो लॉजिक क्लियर है कि क्या चीजें हो रही हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, मेरी बात अब यहां पे ध्यान समझना कि IF2 की वैल्यू, जब हम IF2 को चेंज कराते हैं तो IF2 की वैल्यू ग्रेटर देन IF1 हो जाती है। मेरी बात ध्यान सुनना, ये जो फील्ड एक्साइटेशन हम दे रहे हैं दूसरे मशीन में, उसका जो IF2 की वैल्यू है वो IF1 से ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब क्या हो गया, जो phi2 की वैल्यू है phi1 से ज्यादा होगी। जब phi2 ग्रेटर देन phi1 होगा तो जो आर्मेचर EMF EA2 का है वो EA1 से ज्यादा होगा। तो जब EA2 की वैल्यू EA1 से ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में तुम खुद देखो, अब ये क्या हो गया, ये दोनों क्लोज हो गए ना। अब मैं सर्किट केवल बना देता हूं यहां पे, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, EA1, इसकी पोलैरिटी ये हो गई, ये आपकी EA2, इसकी भी पोलैरिटी ये हो गई। क्लियर? ठीक है, यहां पे आर्मेचर रेजिस्टेंस आ जाएगा, दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है। मेरी बात ध्यान सुनना है यहां पे। लेकिन EA2 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन EA1 है। EA2 की वैल्यू E1 से ज्यादा, यानी करंट का फ्लो क्या होगा, ऐसे होके ऐसे होगा। क्लियर? तो यहां पे क्या हो रहा है, आर्मेचर से करंट जनरेट हो रहा है, तो इसलिए एज ए जनरेटर वर्क करेगा ये। और यहां पे क्या कर रहा है, ये EA1, ये जो काउंटर EMF है, ये करंट को अब्जॉर्ब कर रहा है, पावर को अब्जॉर्ब कर रहा है, यानी क्या हो जाएगा, एज अ मोटर वर्क करेगा। तो क्यों ये एज ए जनरेटर वर्क करता है, ये भी क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है ना, सिंपल समझने, बस इसको मैंने उठा के यहां बना दिया है। EA1 और EA2, IF2 की वैल्यू IF1 से ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से EA2 E1 से ज्यादा हो जाएगा। EA2 E1 से ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मशीन 2 क्या होगा, वर्क्स एज अ जनरेटर। मशीन 2 क्या होगा, जनरेटर की तरह वर्क करेगा। मशीन 1 ऑलरेडी मोटर की तरह हमने वर्क कराया ही कराया। क्लियर? ठीक है, तो यहां पे क्लियर हुआ होगा कैसे आपका मशीन 2 एक जनरेटर की तरह वर्क कर रहा है। क्लियर? ठीक है, तो फील्ड एक्साइटेशन का क्या रोल है यहां पे आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये स्विच एस का क्लोज होना जरूरी था यहां पे। ठीक है, तो यहां पे हमने देख लिया कि कैसे आपका एक जनरेटर की तरह मशीन 2 वर्क कर रहा है। मेन बात है यहाँ पे ये रीजनरेटिव मेथड क्यों कहते हैं, आखिर में इसका नाम रीजनरेटिव क्यों हुआ। तो मेरी बात ध्यान सुनना, जैसा मैंने बताया था मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली आइडेंटिकल होने की वजह से ही इसको कहते हैं
अगर हम जनरेटर के लिए देखें तो मोटर कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ प्राइम मूवर। क्लियर? तो मोटर बिहेव्स एज अ प्राइम मूवर फॉर जनरेटर। प्राइम मूवर का मतलब क्या हो गया, जो उसको मैकेनिकल इनपुट चाहिए, ठीक है, वो डीसी मोटर से मिल रहा है। क्लियर? सिमिलरली जब ये स्विच क्लोज हो गया, ये सर्किट कंप्लीट हो गई, क्लियर, तो जो इसके पास इनपुट आ रही है वो कहां से आ रही है, इसका जो आउटपुट आ रहा है वही क्या है, इसके लिए इनपुट भी तो है। यानी मोटर एक तो बिहेव कर रहा है प्राइम मूवर की तरह, और जनरेटर कैसे बिहेव करेगा, एंड जनरेटर क्या कर रहा है आपको, जनरेटर सप्लाइज इलेक्ट्रिकल पावर। देखो यहां पे ये जनरेटर पावर दे रहा है ना, यानी सप्लाइज इलेक्ट्रिकल पावर टू मोटर, यानी जो आपका जनरेटर का आउटपुट है वो मोटर के लिए इनपुट हो गया। तो ये दोनों चीजें क्या है, ये पहले देखो यहां पे मोटर से इनपुट मिला, मोटर को इनपुट मिला इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट हुआ मैकेनिकल में, फिर दोबारा क्या हो गया मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में, और यही प्रोसेस रीजनरेट हो रहा है। हेंस इट इज कॉल्ड एज रीजनरेटिव मेथड। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको रीजनरेटिव मेथड कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि रीजनरेटिव मेथड हम इसको क्यों कहते हैं। क्लियर? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर में इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो हम कैलकुलेशन पोर्शन पे आते हैं। ये तो लॉजिक क्लियर हुआ होगा, कैसे वो एज ए जनरेटर वर्क करता है, कैसे वो एज ए मोटर वर्क करता है, क्यों इसको हम रीजनरेटिव मेथड ही क्या क्यों इसको नाम दिए हम। क्लियर? ठीक है, अगर हम इनपुट की बात करें, इनपुट टू द मोटर, इनपुट टू द मोटर कितना है, यहाँ पे मोटर कितना इनपुट मिल रहा है, Vt इंटू I1 के बराबर। जो आपका करंट है इसमें I1 के बराबर है। क्लियर? तो मोटर का इनपुट कितना मिल गया, Vt इंटू I1 के बराबर। क्लियर? आउटपुट ऑफ, अगर जनरेटर की बात करें तो जनरेटर का आउटपुट क्या है, करंट कितना फ्लो रहा है I2, वोल्टेज क्या है, सब जगह सेम ही है, यानी Vt इंटू I2 के बराबर। क्लियर? अगर हम इफिशियंसी की बात करें, नीटा जनरेटर की बात करें, तो नीटा जनरेटर का मतलब क्या होता है, पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट। जो भी इनपुट मिल रहा है उसको, क्लियर, जनरेटर को, तो यहां पे क्या हम देख रहे हैं, पी आउटपुट हमको पता है Vt इंटू I2 के बराबर है, और ये तुम्हारा क्या है, जनरेटर इनपुट, जनरेटर इनपुट है। तो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जनरेटर की जो इनपुट वैल्यू है, जनरेटर इनपुट मस्ट बी इक्वल टू नीटा Vt I2 अपॉन नीटा जी के बराबर, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? ये चीज क्लियर हुआ आपको। इसी तरह हम देखें कि एफिशिएंसी ऑफ मोटर क्या होगा, नीटा एम। एफिशिएंसी ऑफ मोटर क्या होगा, मोटर आउटपुट, मोटर आउटपुट अपॉन मोटर इनपुट। मोटर इनपुट की वैल्यू क्या है, टर्मिनल वोल्टेज Vt या करंट कितना फ्लो हो रहा है I1, यानी Vt इंटू I1 के बराबर। क्लियर? तो हम यहां से मोटर आउटपुट की वैल्यू निकाल सकते हैं। मोटर आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, नीटा एम इंटू Vt इंटू I1 के बराबर, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? ऑब्वियस बात है, रीजनरेटिव प्रोसेस है, तो जो मोटर का आउटपुट होगा, क्लियर, जो मोटर का आउटपुट होगा वो क्या है, जनरेटर के लिए इनपुट है, यानी जो मोटर का आउटपुट है वो जनरेटर के लिए इनपुट है, यानी इक्वेशन 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोटर आउटपुट मस्ट बी इक्वल टू जनरेटर इनपुट। क्लियर? जब ये दोनों बराबर हो गए तो वैल्यू पुट कर दें, इक्वेशन 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा, यानी नीटा एम Vt I1 इक्वल टू Vt I2 अपॉन नीटा जी। Vt से Vt कैंसिल आउट, तो यहां पे क्या आ जाएगा, नीटा एम इंटू नीटा जी इक्वल टू I2 बाई I1। क्लियर? तो दोनों मशीन की एफिशिएंसी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो उसके आर्मेचर करंट के रेशियो के बराबर होता है। ये चीज हमने यहां से कैलकुलेट कर ली। क्लियर? कभी कभी क्या होता है कि ये बोल देता है कि जब दोनों एफिशिएंसी सेम हो जाए, हालांकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो क्यों नहीं है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि अगर दोनों एफिशिएंसी सेम हो जाए तो क्या इक्वेशन में चेंज आ जाएंगे।
तो अगर इफ नीटा एम इक्वल टू नीटा जी इक्वल टू नीटा हो जाए तो क्या हो जाएगा, दोनों की वैल्यू बराबर है, यानी नीटा इंटू नीटा इक्वल टू आई टू बाई आई वन, यानी नीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट आई टू बाई आई वन के बराबर। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों की एफिशिएंसी सेम हो जाए। ठीक है, तो वो चीज अभी देखते हैं क्यों नहीं होता है। बट ये तो हमने थ्योरेटिकली निकाल दिया, बट नीटा एम इज नॉट इक्वल टू नीटा जी। क्यों नहीं होता है, इसके पीछे भी रीजन है। देखो यहां पर अगर हम यहां पे बात करें करंट की, क्लियर, तो ये करंट I2 है, ठीक है। अगर हम यहां पे केसीएल लगाएं तो अगर ये करंट क्या आ रहा है, ये जो करंट आ रहा है I आ रहा है, क्लियर, यहां से करंट I2 आ रहा है, तो I1 की वैल्यू क्या होगी, I प्लस I2 के बराबर होगी, क्लियर। तो I प्लस I2 के बराबर होने का मतलब क्या हो गया, I1 मस्ट बी ग्रेटर देन I2, यानी आर्मेचर करंट ऑफ मोटर क्या हो गया, आर्मेचर करंट ऑफ जनरेटर से ज्यादा हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि आर्मेचर सर्किट लॉस इन मोटर, मोटर में जो आर्मेचर सर्किट लॉस होगा मस्ट बी ग्रेटर देन आर्मेचर सर्किट लॉस इन जनरेटर। आप खुद भी देख सकते हैं कि जब ये करंट I1 की वैल्यू I2 से ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जो आर्मेचर लॉस होगा वो इससे ज्यादा ही होना है। अगर हम मान के चले कि R की वैल्यू दोनों केस में सेम है, तब भी हम क्या कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा, इसमें आर्मेचर लॉस ज्यादा होगा, उसमें आर्मेचर लॉस कम होगा। एक रीजन तो ये हो गया। दूसरे रीजन की हम बात करें तो दूसरा रीजन भी है यहां पे, क्लियर, दूसरा रीजन देखते हैं। देखो यहां पे अभी हमने बताया था कि IF2 की वैल्यू ग्रेटर देन IF1, क्लियर। IF2 की वैल्यू ग्रेटर देन IF1 का मतलब क्या हो गया, phi2 इज ग्रेटर देन phi1। और हमें पता है कि जो आयरन लॉस होता है, आयरन लॉस वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स होता है, क्लियर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फ्लक्स होता है। तो जब phi2 की वैल्यू यानी जनरेटर का जो फ्लक्स है वो क्या है, phi1 से ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आयरन लॉस किसके लिए, जनरेटर के लिए मस्ट बी ग्रेटर देन आयरन लॉस ऑफ मोटर, क्लियर। तो हमने क्या देखा कि जो आर्मेचर सर्किट लॉस था वो मोटर केस में ज्यादा हो रहा है, और जो आपका आयरन लॉस था वो जनरेटर केस में ज्यादा हो रहा है। ये कांस्टेंट लॉस होता है, एक वेरिएबल लॉस होता है। तो इस वजह से ऐसा प्रैक्टिकली नहीं हो पाता कि मोटर की एफिशिएंसी और जनरेटर की एफिशिएंसी सेम हो जाए। तो मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा क्यों नहीं दोनों की एफिशिएंसी सेम होती है। अब थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म में आते हैं कि मैथमेटिकली हम कैसे एफिशिएंसी को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पे, ठीक, कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ मशीन, ठीक, कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ मशीन, दोनों मशीन की, मशीन 1 एंड मशीन 2, यानी मोटर एफिशिएंसी एज वेल एज जनरेटर एफिशिएंसी के कैलकुलेशन को हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम यहां पे बात करें कि आर्मेचर सर्किट लॉस, हम यहां पे ये मान के चल रहे हैं कि इसके लिए जो रेजिस्टेंस है वो RAM है, और इसके लिए जो रेजिस्टेंस है आर्मेचर का वो RAG, ठीक है। मोटर के लिए हम RAM मान के चल रहे हैं और जनरेटर के लिए RAG मान के चल रहे हैं। जनरली क्या होता है, बराबर ही दिया होता है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन में दोनों चेंज आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकली कपल्ड होना, इलेक्ट्रिकली आइडेंटिकल और मैकेनिकल आइडेंटिकल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, वो पावर से रिलेटेड है, ठीक है। अभी हम फिलहाल फोकस करते हैं आर्मेचर सर्किट लॉस क्या हो जाएगा, आर्मेचर सर्किट लॉस इन मोटर क्या हो जाएगा, ये करंट कितना फ्लो हो रहा है आर्मेचर में, I1, यानी I1 स्क्वायर इनटू RAM इज द आर्मेचर रेजिस्टेंस फॉर मोटर। इसी तरह आर्मेचर सर्किट लॉस इन जनरेटर, ये क्या हो जाएगा, करंट कितना फ्लो हो रहा है I2, तो I2 स्क्वायर इनटू RAG के बराबर, क्लियर। ये दोनों आर्मेचर लॉसेस हो जाएंगे, ठीक है। पावर एब्जॉर्ब कितना कर रहा है सिस्टम, पावर एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, पावर एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, कितना पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, वोल्टेज VT है, करंट कितना है I है, तो ऑब्वियस सी बात है कितना पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, VT इंटू I के बराबर।
क्लियर? ठीक है, तो ये जो VT इंटू आई है ये मस्ट भी क्या होना चाहिए, सारे लॉसेस के बराबर होना चाहिए। यानी सारे लॉसेस का मतलब क्या हो गया, नो लोड रोटेशनल लॉसेस प्लस IA1, क्या लिया हमने, I1 स्क्वायर RAM प्लस I2 स्क्वायर RAG। ये बात ध्यान समझना, क्योंकि फील्ड तो पैरेलल सर्किट में है तो वो तो अलग चीज हो गई, वो तो अपने आप ही फील्ड में करंट IF है तो VT अपॉन RF के बराबर होता है, ये भी VT अपॉन RF2 के बराबर होता है, तो वो तो पैरेलल सर्किट है, वहां पे एनर्जी VT जानी ही जानी है, वो तो टर्मिनल वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फील्ड ओमिक लॉस, तो वहां से कोई रिलेशन नहीं है। यहां से आप करंट दे रहे हैं तो ये करंट यहां और यहां डिवाइड हो रहा है, तो इन दोनों करंट डिवाइड होने की वजह से यहाँ पे पावर डिवाइड हो रहे हैं, ये आर्मेचर में I1 की वजह से ये और इसमें I2 की वजह से, तो टोटल पावर कितना हो गया, जो नो लोड रोटेशनल लॉसेस हैं दोनों केस में W नॉट ले लिया हमने, I1 स्क्वायर RAM इस आर्मेचर के लिए, मोटर के आर्मेचर के लिए, और I2 स्क्वायर RAG जनरेटर के आर्मेचर के लिए। ठीक है, तो पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम यहां से निकालें सारी वैल्यूज हमारी नॉन वैल्यूज हैं, तो W नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, VT इंटू आई माइनस I1 स्क्वायर RAM माइनस I2 स्क्वायर इंटू RAG। तो यहां से आपको क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया, ये आपको नो लोड रोटेशनल लॉसेस मिल जाएंगे। ठीक है, जब नो लोड रोटेशनल लॉसेस मिल गए तो हम यहाँ पे एक एजम्पशन करते हैं कि दोनों मशीन के लिए जो नो लोड रोटेशनल लॉसेस है वो सेम है। ठीक है, हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि नो लोड रोटेशनल लॉसेस फॉर बोथ मशीन इज इक्वल। एज्यूम नो लोड रोटेशनल लॉसेस आर सेम फॉर बोथ मशीन। क्लियर? तो बोथ मशीन के लिए सेम हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि ईच मशीन के लिए कितना हो जाएगा, तो इसलिए नो लोड रोटेशनल लॉस फॉर ईच मशीन कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, हाफ हाफ डिवाइड होने का मतलब क्या हो गया, W नॉट बाई 2। तो हमें क्या मिल गया, ये W नॉट बाई 2 ईच मशीन के लिए, और ये W नॉट कहां से निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे, VTI माइनस I1 स्क्वायर RAM माइनस I2 स्क्वायर RAG। ये जरूरी नहीं है कि दोनों अलग अलग हो, दोनों सेम भी हो सकते हैं, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो W नॉट बाई 2 हमने निकाल लिया, W नॉट को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम देखेंगे कि एफिशिएंसी ऑफ जनरेटर और एफिशिएंसी ऑफ मोटर क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एफिशिएंसी ऑफ जनरेटर क्या होगा। एफिशिएंसी ऑफ जनरेटर, ठीक है, तो हम टोटल लॉसेस की पहले बात कर लें। टोटल लॉस क्या हो जाएगा, टोटल लॉसेस को हम यहाँ पे WG से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जनरेटर लॉस, ये क्या हो जाएगा, I2 स्क्वायर इंटू RAG। क्लियर? इसका कॉपर लॉस प्लस आपका क्या हो जाएगा, VT इंटू IF, टर्मिनल वोल्टेज के बराबर ही है, तो IF की वैल्यू क्या है यहाँ पे, IF2 के बराबर है, फील्ड ओमिक लॉस क्या हो जाएगी, करंट IF2 फ्लो कर रहा है और वोल्टेज क्या है यहाँ पे, VT ही है, सब पैरेलल है, चारों सर्किट पैरेलल है। ठीक है, प्लस रोटेशनल लॉसेस कितने हैं, W नॉट बाई 2 के बराबर। तो हमें क्या मिल गया, टोटल आपको जो जनरेटर लॉस है, टोटल लॉस इन केस ऑफ जनरेटर आपको मिल गया। जब टोटल लॉस मिल गया तो एफिशिएंसी ऑफ जनरेटर क्या हो जाएगा, नीटा जी 1 माइनस लॉसेस यानी WG अपॉन इनपुट, इनपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आउटपुट प्लस लॉसेस। और यहाँ पे आउटपुट क्या है, अगर हम बात करें यहाँ पे आउटपुट की, तो आउटपुट क्या है, ये जो आर्मेचर करंट फ्लो हो रहा है I2 यानी VT इंटू I2 के बराबर क्या हो जाएगा आपका आउटपुट, प्लस लॉसेस क्या हो जाएंगे WG के बराबर। क्लियर? तो यहां से हम जनरेटर की एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, जनरेटर मतलब ये जो आउटपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है, I2 करंट फ्लो हो रहा है ना, तो VT इंटू I2 क्या हो जाएगा, आउटपुट पावर। ठीक है, आउटपुट पावर प्लस टोटल लॉसेस, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा जनरेटर की एफिशिएंसी। अब हम बात करेंगे किसकी, मोटर की एफिशिएंसी की। तो मोटर का एफिशिएंसी क्या होगा देखते हैं, एफिशिएंसी ऑफ मोटर। क्लियर? तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, टोटल लॉसेस फॉर मोटर क्या हो जाएगा यहाँ पे, I1 स्क्वायर इंटू RAM, ये तो तुम्हारा क्या हो गया कॉपर लॉस फॉर आर्मेचर, और VT इंटू IF1 फील्ड ओमिक लॉस फॉर दिस, एंड W नॉट बाई 2 इज द नो लोड रोटेशनल लॉसेस। क्लियर? और ये क्या हो जाएगा WM।
क्लियर। WM की वैल्यू क्या होगी, कॉपर लॉस प्लस फील्ड ओमिक लॉस प्लस नो लोड रोटेशनल लॉसेस के बराबर। एफिशिएंसी ऑफ मोटर क्या होता है, 1 माइनस लॉसेस, लॉसेस का मतलब WM अपॉन इनपुट। इनपुट पावर टू द मोटर क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे करंट आई ये आ रहा है, इनपुट पावर टू द मोटर की बात कर रहे हैं हम। करंट ये है, टर्मिनल वोल्टेज कितना है, VT है, तो इनपुट पावर जो होता है वो VT इंटू आई के बराबर होता है। आई के बराबर कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो वैल्यू होगी VT इंटू आई, यानी ये आपका इनपुट पावर हो जाएगा। क्लियर। 1 माइनस लॉसेस अपॉन इनपुट पावर, यही आपका फॉर्मूला होता है। तो लॉसेस आपका WM हो गया, इनपुट पावर क्या हो जाएगा, VT इंटू आई के बराबर, वेयर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इक्वल टू I1 प्लस IF1 के बराबर। यहां पे देखो अगर हम इस नोट पे केसीएल लगाएं तो ये आपका I1 जा रहा है, ये आपका I जा रहा है। क्लियर, ठीक है, I1 जा रहा है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 प्लस IF1 के बराबर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, सॉरी ये आर्मेचर ही है ना, तो ये I1 ही होगा। ठीक है, तो अगर हम केसीएल लगाएंगे यहाँ पे तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 प्लस IF1 के बराबर। तो ये चीज यहाँ पे है, तो मोटर की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1 माइनस लॉसेस अपॉन इनपुट पावर, इनपुट पावर की वैल्यू VT इंटू आई के बराबर। क्लियर। तो इस तरह से आप हॉकिंसन मेथड यूज करके किसी भी रेटेड वैल्यू पे आप क्या कर सकते हैं, एफिशिएंसी ऑफ मशीन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात करें यहाँ पे, अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, वही पहला एडवांटेज तो वही है कि पावर एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू द लॉसेस। तो पहला एडवांटेज सेम एडवांटेज है जो कि स्विनबर्न्स मेथड का था, पावर एब्जॉर्ब इज इक्विवेलेंट टू द लॉसेस रिक्वायरमेंट। जितना लॉस को रिक्वायर्ड है उतना ही पावर ये एब्जॉर्ब कर रहा है। क्लियर। तो ऑब्वियस बात है लॉसेस कम होते हैं किसी मशीन में, किसी मशीन की एफिशिएंसी 80% क्या होती है, तो 20% अगर आप लॉस को कंसीडर करते हैं तो पावर एब्जॉर्ब जो होगा वो लॉसेस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा। यानी पावर एब्जॉर्ब क्या हो रहा है, लॉसेस के रिक्वायरमेंट पे हो रहा है, तो पावर एब्जॉर्ब क्या है, लेस है। तो इस वजह से किसी भी लार्ज साइज, ठीक है, तो फॉर लार्ज साइज ऑफ मशीन के लिए भी आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। इट इज यूज इजी, क्योंकि जो भी पावर रिक्वायरमेंट है वो तो केवल और केवल लॉस को फर्निश करता है, लॉस के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। ठीक है, तो पहला एडवांटेज तो यही हो गया। दूसरा एडवांटेज ये होता है इसमें कि ये जो स्टे लोड लॉस स्विनबर्न्स टेस्ट में हम कंसीडर नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये रेटेड आपका वोल्टेज वगैरह पे परफॉर्म होता है, तो ठीक है, तो इस वजह से यानी कैन बी टेस्टेड एट रेटेड कंडीशन। और रेटेड कंडीशन में टेस्ट करने की वजह से क्या हो जाएगा कि आप मैक्सिमम टेम्परेचर राइज आसानी से पा सकते हैं। क्लियर। आप क्या कर सकते हैं, कंसीडर स्टे लोड लॉस कर सकते हैं, स्टे लोड लॉस को आप कंसीडर करेंगे। क्लियर, ठीक है। आप कम्यूटेशन का बिहेवियर जान सकते हैं कि कम्यूटेशन का बिहेवियर कैसा हो रहा है। क्लियर, तो ये सारी चीजें हैं, तो ये सारे एडवांटेजेस पॉइंट हो जाते हैं इसके। क्लियर, तो मेरे ख्याल से एडवांटेज आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, तो एफिशिएंसी भी हम किसी भी रेटेड लोड कंडीशन पे निकाल सकते हैं। जैसे वहां पे ऐसा नहीं था कि हम रेटेड लोड कंडीशन पे आप स्टेज को परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो इसलिए किसी भी रेटेड कंडीशन परफॉर्म करने की वजह से ये सारी चीजें इजीली इवेल्युएट हो जाती हैं। मेन डिसएडवांटेज इसका बस यही है कि आप इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए दो आइडेंटिकल मशीन को यूज करते हैं, तो एक तरह से इनिशियल कॉस्ट बढ़ जाती है। बस यही एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका, बाकी तो एडवांटेजेस ही है। तो मेरे ख्याल से आपको हॉकिंसन और स्विनबर्न्स टेस्ट क्लियर हुए होंगे। ठीक है, थैंक यू।